अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। कोई आया है 3 छुट्टियों के बाद। बिल्कुल ऐसे वैसे वो 3 छुट्टियां नहीं थी शुएब, वो सिर्फ एक छुट्टी थी सैटरडे, जो कि कल की संडे, थी। मंडे। सैटरडे संडे तो वैसे भी हम लोग ऑफ पर होते हैं, हम लोग कहाँ शो परफॉर्म कर रहे हम होते लोग हैं। हाँ हाँ, मतलब पूरी टीम। माना कि आप बाबू सर टॉप गए हुए थे एंटरटेन करने के लिए, कुछ डेटा इकट्ठा करने के लिए कि टूरिज्म के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम करे और कौन कौन से स्पॉट्स हैं जो कि आप अपने हॉलीडेज में जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या हुआ अगर आप चले गए? मैं भी तो कराची गई थी। ओके ठीक है, काम से गई थी। हम तो लेट हैं। मैंने ऐसे कल कहा जरिए आपको, मैंने कहा हम बाबू से टॉप से वापस आ गए हैं, आप कराची से वापस नहीं या आए। नहीं, एक्चुअली फ्लाइट्स का बहुत कैंसिलेशन थी और फिर कोविड की वजह से गो के पाकिस्तान गवर्नमेंट जो बहुत अच्छा काम कर रही है और सिविल एविएशन अथॉरिटी भी उन तमाम मामलात को बड़े बेहतर तरीके से लेकर चल रही है, क्योंकि जब भी एक वक्त पर 2 या 3 जहाज टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो उस वक्त कोशिश ये की जाती है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको वक्तन फवक्तन बाहर निकाला जाए। मतलब कोविड की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। एनसीओसी की तरफ से भी ऐसे एसओपीज लागू किए गए हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसेंजर्स को निकालेंगे ताकि एक रश, एक हुजूम जो है वो ना वहां अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाज के अंदर सारे साथ साथ बैठे होते हैं। हाँ नहीं, लेकिन वक्त आधे घंटे के बाद सैनिटाइजिंग और किसी को भी मास्क उतारने की इजाजत नहीं थी। स्पेशली डोमेस्टिक फ्लाइट जो हैं उसमें खाना सर्व नहीं किया जा रहा था। टॉफी देते हैं? टॉफी हाँ नहीं, अब तो टॉफी भी नहीं दी मुझे। अच्छा, आपको टॉफी भी हाँ, नहीं दी? टॉफी भी नहीं मिली मुझे। ये तो एक और बोर्डिंग पास मैंने कलेक्ट किया तो तब मैंने वहीं से 4-5 कैंडीज उठा ली थी काउंटर से। इसीलिए नहीं दी, इसीलिए उन्होंने नहीं दी कि आप 4-5 उठा लेंगे। नहीं 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 नहीं, बस वो मैंने बस शुगर लेवल भी तो मेंटेन करना जी होता जी है। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ये तो हमने कुछ हल्की सी चैट की है, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। भारी सी कर लेते हैं अब। यस, अपने एक पहले मौजू की जानिब बढ़ जाते हैं और पहला मौजू है हमारा ई गवर्नेंस। कितनी खूबसूरत टर्म है ये, क्या है? पाकिस्तान ई गवर्नेंस में कहाँ खड़ा है? जब हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट की बात करते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन कॉन्टेक्ट की बात करते हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं? ई ऑफिस, ई गवर्नेंस, ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि एक एप्लीकेशन के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए बना है। इस निज़ाम में क्या है? कागज़ का इस्तेमाल कम हो रहा है, एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। जो भी आपने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है उसके लिए आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, इदारों के अंदर जो भी आपने ख़त व किताबत करनी है, जो भी आपने एक डॉक्यूमेंट उनको भेजना है, ये बहुत अच्छी चीज़। और इस हवाले से हम ये भी देखते हैं ज़रिए आपके, स्पेशली इन कोविड, पहले ये था कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनका डाटा पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं था। किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, कितने ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन एनसीओसी ने डाटा मुरतब किया और फिर एप्लीकेशंस लॉन्च की। कोविड-19 की एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसमें आपको मालूम होता था कि आपके घर के करीब कौन सा हॉस्पिटल है, वहां पे कितने बेड्स हैं, कितने अवेलेबल हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, दबाव कितना है। तो ऐसी बहुत सी और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हम ये भी देख रहे हैं, जब आपने कहा ना कि आपको पता चल रहा है कि बेडिंग्स कितनी है, पेशेंट्स कितने हैं, आपके पास वेंटिलेटर्स कितने हैं, बाकी चीजें कितनी, मतलब ये कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ना सिर्फ इससे ऑन बोर्ड रहते हैं बल्कि जो नोटिफिकेशन और टाइम फ्रेम के हवाले से जो एक तयन किया जाता है उसके अलावा वो अपने हिस्से का काम करके ये रजिस्टर करवा देते हैं उस ई गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू कि आज हमने ये काम किया है और ये काम इतना पेंडिंग है और जो फ्यूचर अपडेट है उस बारे में भी बताते थे। मतलब ये कि पाकिस्तान में जो ई गवर्नेंस का निजाम है, जिसे हम एक हद तक ई ऑफिस भी किसी हद तक थोड़ा बहुत कह सकते हैं, हाई कंपोनेंट है, ये काफी हद तक एक्सटेंड होता चला जा रहा है। और डेफिनेटली हम इसमें देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। अब ये सिस्टम किस तरह से काम करता है, पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में ये सिस्टम किस हद तक ताउन फ्राहम कर सकता है तरक्की के हवाले से, फरोग के हवाले से, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सैयद जुनैद इमाम साहब प्रोग्राम में स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद जुनैद इमाम साहब मेंबर मिनिस्टर ऑफ IT हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर थोड़ा सा प्लीज़ हमने एक इब्तदाइया तो दिया इस मौजूद से मुताल्लिक, लेकिन ज़ाहिर आप टेक्निकल हेड हैं, मेंबर IT हैं आप, थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा व्हाट इज़ ई गवर्नेंस। जी थैंक यू। ई गवर्नेंस बेसिकली इन नटशेल इज़ यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव गवर्नेंस प्रोसेसेस और ताकि सिटीजन्स को इसमें से बेनिफिट मिले। अब ई गवर्नेंस से ये ऑटोमेशन आप गवर्नमेंट के प्रोसेसेस करते हैं
सो उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। जैसे आपने शुरू में मेंशन किया G2G होता है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं, जो आपस की कम्युनिकेशन है और आपस के प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेट हो जाएं। फिर G2C है, गवर्नमेंट टू सिटीज़न, जो गवर्नमेंट सिटीजन्स को सर्विसेज दे रही है वो ऑटोमेट हो जाए। इसमें अगेन कुछ सर्विसेज होती हैं, फिर सिटीज़न की इंगेजमेंट भी, जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर सिटीज़न का फीडबैक, सो ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम हो जो सर्विसेज देने में और फीडबैक लेने में भी जो रोल प्ले करे। फिर G2B भी होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, इकॉनमी की प्रॉस्पेरिटी के लिए जो बिज़नेस को फैसिलिटेट करना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के मेजर्स होते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट की जो बिज़नेस को सर्विसेज हैं उसको ऑटोमेट किया जाता है कि बिज़नेसेस को ईज़िली उनकी सर्विसेज मिल जाएं। सो बेसिक इसका पर्पज़ यही है कि सिटीज़न्स की एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, जो गवर्नमेंट की ओवरऑल सर्विस की डिलीवरी है उसकी कॉस्ट कम हो। मैं एग्जांपल के तौर पे अब आप बहुत से गवर्नमेंट के टैक्सेस और ड्यूटीज़ घर बैठे दे सकते हैं। सो इट्स सिटीज़न को भी बेनिफिट है और इसका एक इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर भी आता है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड लगानी पड़ती है, आपको प्रोसेसिंग के लिए जो लोग पूरी एक चेन होती थी पहले लोगों की वो आपको नहीं यूज़ करनी, हर चीज़ ऑटोमेटेडली हो जाती है। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ई गवर्नेंस के। तो जुनैद साहब ये भी फरमाइएगा, वी स्टैंडिंग लाइक पाकिस्तान अभी कहाँ पर स्टैंड करे, क्योंकि अभी तक जो मालूमात है उसके मुताबिक तमाम वजारतों में ये सिस्टम जो है वो लागू हो चुका है। क्या पार्टिसिपेशन आ रही है और किस तरह से क्या लोग समझ भी पाए हैं इस निज़ाम को कि मुकम्मल तरीके से वो यहाँ पर अपना डाटा अपलोड कर सकें और इस काम को पहुँचा सकें आगे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आ जाएँ? जी देखें, ई गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जो आप तमाम वजारतों की बात कर रहे हैं वो एक टूल है ई ऑफिस के नाम से। अच्छा। जो कि इंटर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन को ऑटोमेट करने का टूल है। ये टूल अभी फेडरल गवर्नमेंट में यूज़ हो रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिमिलरली अपने टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं और एक दो गवर्नमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट से भी टूल्स लेके यूज़ कर रही हैं। सो दिस इज़ प्राइमरीली फॉर इंटर गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप ओवरऑल ई गवर्नेंस की बात करें, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, तो ई गवर्नेंस के अंदर सबसे जो फंडामेंटल और बेसिक चीज़ है जहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है वो आपके पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास राइट इंस्टीट्यूशंस आपने क्रिएट करने होते हैं। तो उसमें यह है कि वो हम फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी आईटी बोर्ड्स मौजूद हैं, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट है उनके अंदर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। सो ये पहला स्टेप हो गया। उसके जी बिल्कुल हो चुका है, हर गवर्नमेंट्स में ये चीज़ मौजूद हैं, रेलेवेंट इदारे मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने राइट फ्रेमवर्क्स बनाने होते हैं, राइट पॉलिसीज़ लेके आनी होती हैं। तो इसके अंदर ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। इट्स नॉट कि जो फर्स्ट आपने स्ट्रेटजी बनाई है वही लॉन्ग टर्म चलती है, आप वक्त के साथ साथ उसको इम्प्रूव भी करते रहते हैं। तो जो फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत से फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिसीज़ भी मौजूद हैं, डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी मौजूद है। अभी हम इस पॉलिसी को रिवाइव कर रहे हैं और एक नई पॉलिसी डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी 2021 बना रहे हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड चीज़ें फंडामेंटली चेंज हो गई हैं। सो वी रियलाइज़ द नीड कि अब हमने अपनी जो ओवरऑल पॉलिसी है उसको भी क्विकली ट्रांसफॉर्म करना है। सो डिजिटल पॉलिसी भी रिवाइज़ हो रही है और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी बन रहे हैं। सो फ्रेमवर्क्स इज़ अनदर पार्ट। देन आपके इसके अंदर लॉज होते हैं, प्राइवेसी के लॉज, सिक्योरिटी के लॉज, क्योंकि जब आप ई गवर्नेंस कर रहे हैं, आप अपना डेटा, सिटीज़न का डेटा ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जो आपका डिजिटल इकोसिस्टम है उसको आप सिक्योर भी करें। जब तक सिटीज़न का, बिजनेसेस का ट्रस्ट नहीं आएगा आपके ओवरऑल इस डिजिटल इकोसिस्टम में, वो यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अभी भी हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग मौजूद है, बहुत से लोग नहीं यूज़ करते, स्टिल ट्रस्ट डेफिसिट है। सो उस ट्रस्ट डेफिसिट के लिए आपको राइट लेजिस्लेशंस लेके आनी है। आपने अभी रिसेंट
रिसेंटली सुना होगा कि कुछ हफ्ते पहले कैबिनेट ने पाकिस्तान की पहली नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी सर, कतर कलामी के बाद से जब आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की कि यहाँ पर लोगों को इस पर भी अदम एतमाद की अभी भी सिचुएशन है, सो दिस इज द मेन चैलेंज जिसको आप लोग फेस कर रहे हैं कि इसके अलावा भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना है? देखें, ये एक चैलेंज है। एक और बहुत फंडामेंटल चैलेंज है रेजिस्टेंस टू चेंज। जनरली चेंज को रेजिस्ट किया जाता है, तो जब आप ऑटोमेट करते हैं, आप जब टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो इट्स जस्ट नॉट कि आपने प्लेटफॉर्म दे दिया, उसकी ट्रेनिंग दे दी और काम चल पड़ेगा। आपको अपने प्रोसेस री इंजीनियर करने हैं। जब आप ऑटोमेशन करते हैं तो आप अपने लेगेसी प्रोसेसेस पे नहीं चलते। तो जब आप प्रोसेस री इंजीनियर करते हैं, इसका मतलब है हर बंदे ने अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज करना है। सो हमें एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस वहाँ आती है कि चेंज मैनेजमेंट का इशू है। जो एक और चैलेंज है डेटा एक्सचेंज। फंडामेंटली आपको डेटा डिजिटाइज करना है सारे का सारा, देन गवर्नमेंट के इदारों ने आपस में एक्सचेंज भी करना है। उसके फ्रेमवर्क्स बनते हैं, उसकी लेती हैं जिसमें वो एक्सचेंज करते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है कि इदारे जनरली अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं डेटा शेयरिंग को। अगेन उनकी अपनी एप्रीहेंशंस हैं, डेटा लीक हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इस चीज़ को कवर करने के लिए, जैसे मैंने लेजिस्लेशन मेंशन की, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आ गई, और उस पॉलिसी के अंदर जो फ्रेमवर्क्स बनने हैं और जो इदारे बनने हैं वो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। सो वंस ये फ्रेमवर्क्स और पॉलिसीज़ और सिक्योरिटी प्राइवेसी के इदारे भी इन प्लेस हो जाएंगे तो फिर ये मसाइल नहीं होंगे, भी बढ़ जाएगा और फिर इदारे विल स्टार्ट शेयरिंग डेटा। ग्रेट। ये दो मेजर चैलेंज। ठीक है सर, आपने टूल्स की बात भी की। जो एप्लीकेशन आप लोग इस्तेमाल करें इस वक्त मिनिस्ट्रीज़ में, इदारों में, ई ऑफिस, क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल डाटा, ये इसको कैसे इंश्योर किया जाता है कि अच्छा इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम शेयर तो कर रहे हैं लेकिन ब्रीच ना हो जाए? देखिए, इसमें दो तीन मेजर्स लिए जाते हैं। सबसे बड़ा मेजर तो ये है कि इट्स नॉट ऑन द इंटरनेट। ये इंट्रानेट पे है, प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर है, सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों में है। सो ये एक फंडामेंटल चीज़ है। प्लस इसके साथ एक सिक्योर्ड है सर? ये सिक्योर्ड है कि इसके साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक PKI इंफ्रास्ट्रक्चर भी। सो डिजिटल सिग्नेचर्स भी इसके अंदर हम सिक्योरिटी के लिए लेके आ रहे हैं। सो इट्स प्राइवेट सिक्योर नेट के ऊपर चलता हुआ एक एप्लीकेशन है। ये जिस एप्लीकेशन की बात आप कर रहे हैं, ज़ाहिर ये वफाक इसको देख रहे हैं, बट अगर हम IT को देखें तो एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। प्रोवेंसेस अपने तौर पर इस पर काम करें। आपने खुद भी मेंशन किया कि प्रोवेंसेस इदारे अपने अपने टूल्स पर काम करें, उनके अपने SOPs हैं, अपने फ्रेमवर्क्स हैं। तो फिर आप लोगों का रोल क्या है? एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, उनको ऑनबोर्ड किस तरह लिया जा रहा है, फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं सारे प्रोसेस को? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, IT इज़ अ डिवॉल्व सब्जेक्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी काम कर रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस जब आप लेके आते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोलैबोरेशन। कि अगर एक लेट्स से फेडरल गवर्नमेंट ने कोई एक एप्लीकेशन बना ली है और किसी प्रोविंस को वो एप्लीकेशन चाहिए, तो वो ख़ुद उसको स्क्रैच से बिल्ड ना करे, उसके अंदर दोबारा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जिसने भी बनाई गवर्नमेंट में वो पब्लिक मनी से बनाई। सो इस चैलेंज को देखते हुए व्हाट वी डिड कि हमने एक डिजिटल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी जो भी एप्लीकेशन जिसने बनाई है वो सारी की सारी एप्लीकेशंस उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। जिस भी गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के इदारे ने कोई एप्लीकेशन बनानी होगी, वो पहले इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, वो ये देखेगा कि किसने ये काम किया हुआ है पहले। सो देयर इज़ नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। और अगर एक एप्लीकेशन बनी हुई है तो वो उसको उनसे ले सकता है और यूज़ कर सकता है। अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन लेने की हद तक हम जा रहे हैं, बट सब्सिक्वेंटली इवन सर्विसेज भी, अगर किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे ने किसी चीज़ में कोई एक्सपर्टीज़ बिल्ड की हुई है, उसके डिजिटल टूल्स हैं, उसके प्रोसेसेस हैं, सो वो एज इट इज़ सर्विस भी दे सकता है उस दूसरी गवर्नमेंट को। सो जो जिसने नया काम करना है, ना उसको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ना उसको टूल्स चाहिए, वो डे ज़ीरो से अपने ऑपरेशंस इसके ऊपर स्टार्ट कर सकता है। सो इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी भी आएगी और जिसे एक बिज़नेस की टर्म में टाइम टू मार्केट कहते हैं, जब आपने डिसाइड किया और जब आप मार्केट में आ गए, वो भी बहुत शॉर्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के इस ओवरऑल प्रोसेस के अंदर। सो ये कोलैबोरेशन इसको हम इन्हांस भी कर रहे हैं।
इसके अंदर नए फीचर्स भी लेके आ रहे हैं। सो एक ये फंडामेंटल हमारी ई गवर्नेंस के अंदर, कोलैबोरेशन के अंदर एक पिलर है। सही, थैंक यू सो मच जुनैद साहब अपना वक्त देने के लिए। डेफिनेटली कि हमारी कोशिश थी कि गवर्नेंस का निजाम जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो नाजरीन तक जाए कि किस तरह से नई गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि पेपरलेस निजाम लेकर आया जाए, या लेस पेपर। हाँ, लेस पेपर या लेस पेपर, क्योंकि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पटवारी निजाम चूंकि वो फाइल्स की हद तक महदूद, अभी भी अक्सर औकात मेरा बहुत सारे इदारों में जाने का इत्तेफाक होता है तो ढेरों फाइल्स लगी हुई होती हैं और फिर क्या होता है, रिकॉर्ड जल जाता है। ये बात अपनी जगह सरियाब। और एक मामला और भी होता है, आप यूनिवर्सिटी जाएं, आप वो पलंदा पूरा जमा कराना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन कराने के बाद, तो इसके बाद ये अटेस्टेशन वाला मामला खत्म हो जाएगा। वो यूनिवर्सिटी वो खुद उस इदारे से कांटेक्ट कर सकता है और ये होना चाहिए। ये हम वरना 15-15, 20-20 पेजेस का दत्था पकड़े जा रहे हैं, सर प्लीज टेस्ट कर दें, मैंने जमा कराना है। और जैसे सिग्नेचर करने, ठीक है मालूम है, मतलब हर इंसान अपने तई बहुत मसरूफ होता है, तो ये जो एक प्रोसीजर है ना, जरा उसमें भी थोड़ा सा ताउन दरकार हो जाता है कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। और ई टेस्टेशन जो है उसका भी प्रोसीजर जो है वो बड़ा पॉजिटिवली आप हैंडल कर लेते हैं। और यहाँ जरिए आप ये ऐलान कर रहे हैं कल से हम पेपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, टैबलेट गिफ्ट कर रही हैं मुझे। अच्छा, बिल्कुल, अगर आप कहते तो कल ही टैबलेट आ जाएंगे शुएब, बस ठीक है, नो पेपर, कल से कल हम टैबलेट यूज कर रहे हैं, डन। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स के हवाले से, कुछ नए रेगुलेशंस के हवाले से, जिस पर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट मीडिया की तरफ से काफी वावेला, काफी गोलगप्पाड़ा मचाया जा रहा है। मुसव्विदा आया है और शोर मच गया। अच्छा, इस पर हम लोग पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं और हमने ये बताया भी था कि किस तरह से कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा बिल, एक ऐसी तजवीज सामने लेकर आया जाए जिससे कोशिश की जाए कि पाकिस्तान में जो फेक न्यूज का निजाम है उसको काबू में लेकर आया जा सके। तो ये जो मामला है काफी हद तक मुतनाज़ हो चुका है। हम गुज़िश्ता 2 रोज से देख रहे हैं कि इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत में एक एहतजाज की सूरत हाल बरपा है और जो कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी उस एहतजाज का हिस्सा हैं। साथ ही साथ इसमें वो वाले सहाफ़ी भी शामिल हैं कि जिनकी भर्तियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और उसके बाद ये बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया इस बुनियाद पर कि वो तमाम की तमाम भर्तियां सियासी हैं। तो मामलात इस वक्त सिचुएशन वफाकी दारुल-हुकूमत में कहां पर स्टैंड कर रही है, एक छोटी सी रिपोर्ट देख लें, फिर इसके बाद इसी कंटिन्यूटी में हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मालिकान नहीं चाहते कि मीडिया प्रोफेशनल्स की नौकरियों को कानूनी तहफ्फुज हासिल हो और इन्हें फेक न्यूज चलाने की आजादी हो। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, सोशल मीडिया के बेलगाम इस्तेमाल और फेक न्यूज में मुसलसल इजाफे के तनाजुर में नागुज़ीर है। पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से 7 मुख्तलिफ रेगुलेटरी बॉडीज और सोशल मीडिया इनकलाब से पहले बनने वाले फरसूदा कवानीन दौर जदीद के तकाजों पर पूरा नहीं उतरते। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन के साथ मीडिया की तरक्की, जिद्दत, डिजिटल मईशत और तहकीक के फ़रोग का बायस बनेगा। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के बढ़ते रुझान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल कंप्लेंट्स काउंसिल और ट्रिब्यूनल मीडिया वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट और उनकी मेहनत के सिले की अदायगी यकीनी बनाने में भी मजबूत किरदार अदा करेंगे। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुल्क में डिजिटल एडवर्टाइजिंग फरोग पाएगी, जिससे मुल्की सहाफत के शोबे में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। जी, तो ये सिचुएशन है। इस वक्त हमने आपको मुख्तसर सी वीडियो और रिपोर्ट इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन से एक ऐसा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिया जा रहा है, और ये चीज स्पेशली प्राइवेट मीडिया को दिखाने की जरूरत है कि हम करने क्या जा रहे हैं, गवर्नमेंट करने क्या जा रही है। तो इसी पर अब बात करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अरसलान खालिद साहब, फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर ऑन डिजिटल मीडिया। अरसलान खालिद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह जल्दी उठाया हमने या अमूमन आप इस वक्त उठ जाते हैं? नहीं, मुझे तो 3 घंटे हो गए उठे। अच्छा, हमारे साथ उठते हैं। अरसलान साहब, मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है इस्लामाबाद में, डी चौक में, कल भी हमने उसके मनाजिर कुछ देखे, वो जो नारे लगाते हैं वो कहते हैं काला कानून है ये, वो कहते हैं कि हमारा सोर्स पूछा जाएगा, वो कहते हैं ये आज़ादी सहाफत पर हमला। जरा प्लीज रहनुमाई कीजिए क्योंकि लगता है गुमराह हो गए हैं, रहनुमाई कीजिए, गवर्नमेंट करने क्या जा रही है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये कोई बता दे कि कल शहबाज शरीफ को भी मैं सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि इस कानून को खत्म करेंगे। ये कानून है कहाँ पे? इसका मुसवदा इन्होंने कौन सा मुसवदा देख लिया है? अभी तो एक फ्रेमवर्क की बात की गई है और उस फ्रेमवर्क के अंदर सिर्फ 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे किसी भी सहाफी को मेरा नहीं ख्याल मसला होना चाहिए। एक चीज कता कलामी की माजरत, चूंकि आपने कहा अभी सिर्फ फ्रेमवर्क है, मुसव्विदा नहीं है। वो जो इदारों में हम देख रहे हैं कि वो
ब्यूरो चीफ्स अपने रिपोर्टर्स को, अपने स्टाफ को, वो 12 सफ़ात का एक मुसविदा भेज रहे हैं, वो ट्रांसलेशन है उर्दू की। वो जो मुसविदा है, क्या वो गलत है फिर? देखें, ये आपको याद होगा आज से 3 महीने पहले भी एक व्हाट्सएप के ऊपर एक मुसवदा इन्होंने भेज दिया था कि जी ये ड्राफ्ट है। उसके बाद अब इस तरह का कोई और पेजेस वगैरह कर देंगे। जो ऑफिशियली तो सिर्फ एक फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है, एक बताया गया है कि ये चीजें हैं, ये हम करना चाह रहे हैं, और इसके करने के लिए एक फरूख हबीब के अंडर एक कमेटी भी बिठाई गई जो सबसे बातचीत भी कर रही है कि जी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने अचीव करना है। अब मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि ये ऑब्जेक्टिव में किसको मसला होना चाहिए। नंबर 1 कि फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, उसका कोई तदारुक होना चाहिए, और दूसरा कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसकी अरसे की तनख्वाहें रुकती हैं, उसकी तनख्वाहें इतने अरसे से बढ़ती नहीं है, वो बेचारा कहीं पे अपनी उसकी सुनवाई है ही नहीं, कहीं पे वो सुना ही नहीं जाता, तो वो उसके लिए ट्रिब्यूनल की बात की गई है। अब इसके अंदर मुझे नहीं पता कि क्यों सहाफियों को बिल्कुल भी इस पे एतराज होना चाहिए। आप फेक न्यूज की बात करें, फेक न्यूज आजकल अगर सबसे बड़ा कोई मीडिया इंडस्ट्री को खतरा है तो वो फेक न्यूज से है। आप यकीन जाने कि क्रेडिबिलिटी मीडिया की जितनी फेक न्यूज ने खराब की है, सबसे बड़ा मीडिया का दुश्मन फेक न्यूज है। अब इस जो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर है, इसमें भी अगर फर्ज करें कि एक इदारे के अंदर एक सहाफी बैठा, उसका काम है खबर लेके आना, खबर लेके आता है, आगे रिसर्च टीम होती है, आगे फिर एडिटर होता है, फिर आगे जब खबर रिलीज होती है एक प्रोसेस के थ्रू होके निकलती है, तो इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस खबर को चेक करे और वो खबर शाया हो। तो अगर कहीं पे भी कोई फेक न्यूज आती है और किसी इदारे से आती है तो सहाफी पे तो नहीं फाइन किया जा रहा, फाइन तो इदारे पे किया जा रहा है जिस इदारे के साथ वो। और अगर एक इदारा, बड़े बड़े इदारे हैं, लाखों रुपया तनख्वाहें देते हैं अपने कुछ मखसूस लोगों को, जो कि वही मखसूस लोग जो हैं अब शायद यहाँ पे भी बैठ के इस वक्त बात कर रहे हैं सारा कुछ, तो ये इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो इदारे हैं उनको अकाउंटेबल किया जा रहा है कि वो अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अपना जो काम है उनका कि खबर, सच्ची खबर लोगों तक पहुंचाएं, सिर्फ वो बात की जा रही है। इसके अलावा तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। आप क्रिटिसिज्म करें, आप हुकूमत को जो कहना चाह रहे हैं कहें, किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ओपन डिबेट करें डिबेट इस चीज के ऊपर कि भी अच्छा जी फेक न्यूज पे ये लोग बता दें क्या करना चाहिए। आप सिर्फ ये बता दें कि ये लोग आके बता दें कि फेक न्यूज किस तरह रुके। अगर सजा जजा का कानून खत्म करना है, कोई सिस्टम ही नहीं है, तो किस तरह से आप किसी चीज को रोकेंगे। सही। अरसलान साहब, ये भी बताइएगा कि कल जब हमने देखा मौलाना फजल रहमान साहब एहतजाजी शुरका से जाकर मिले हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इजहार यकजहती किया, फिर इसके बरक्स अगर हम ये देखें तो इतनी बड़ी तादाद में कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं कि जिनके जो क़याम का इंतजाम है, जिनका स्टे है, वो एक 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है। हुकूमत के पास कुछ मालूमात है कि सपोर्ट किसकी है, कौन सपोर्ट करे? जिस तरह से अपोजिशन जा जाके इजहार यकजहती कर रही है, आप लोगों की क्या परसेप्शन है इस पर कि आखिर है कौन इस तमाम तर मामलात के पीछे? अच्छा, ये तो खैर आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। अगर 5 स्टार होटल्स में ठहराया जा रहा है तो यकीनन उन्हीं लोगों को ठहराया जा रहा होगा जिनको के इन इदारों में तमाम हकूक इन्हीं के लिए। आप यकीन जाने, मैं कई लोग इन्हीं इदारों के जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो मैसेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें जबरदस्ती भी कहा जा रहा है, हम नहीं जा रहे फिर भी, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनकी 8-8 सालों से तनख्वाहें नहीं बढ़ी और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अरसलान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप साथ मौजूद थे और इस पर गुफ्तगू। नाजरीन, एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वापस आएंगे कुछ देर में, स्टे विद अस। वैक्सीन जी लगवा लो ना, खत्म करो कोरोना।
जिद पे रहोगे ऐसे, सब एक होंगे कैसे, अब और बढ़ता जाएगा ये, फिर नहीं रुक पाएगा। अगर है इसको हराना, वैक्सीन है जल लगवाना, सबको है लेके जाना, बखैर अगले या फुरकान या मरजान। आज ही हुकूमत की तस्दीक शुदा वैक्सीन अपने घर वालों को लगवाएं और सबकी सलामती का ख्याल रखें। बखैर रागले। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक जबरदस्त खबर के साथ आए हैं वापस हम। पाकिस्तान की जब बात होती है, टैलेंटेड नौजवानों की बात होती है, अपने तलबा की बात होती है, तो कराची से एक जबरदस्त खबर है। ऐसे होनहार तलबा हैं जिन्होंने छोटी सी गाड़ी को बनाया है, बल्कि कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। बन रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंपनीज बना रही हैं। पाकिस्तान में इसकी पॉलिसी भी आ चुकी है, कराची में कंपनीज हैं। लोग तो अब इंतजार करें, वो 2 सीटर हो, वो 4 सीटर हो, वो जल्दी से गाड़ी सड़कों पर आ जाए। अब तो हम देखते हैं इस्लामाबाद में भी अब चार्जिंग का इंतजाम मौजूद है। लेकिन जो खबर हमारे पास है, जो तलबा ने छोटी सी गाड़ी को कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आज हम इसकी बात करते हैं। और बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है जितनी एक्साइटमेंट शुएब को हो रही है ना, शायद इसी तरह की किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी का इंतजार मुझे वाकई कर रहे हैं कि कम पैसों में कम चीजों के साथ आप किस तरह से एक बेहतर चीज को बना सकते हैं। तो कराची हम आपको ले चलते हैं, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर आबिद करीम साहब मौजूद हैं, सुपरवाइज करें इस तमाम तर मामले को कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिक कार जो है वो तश्कील दी गई है, बनाई गई है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ उन तमाम लोगों के हमारे एक नुमाइंदे, एक रिपोर्टर शाहिद जाहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। शाहिद जाहिर साहब, आप इस वक्त चूंकि तलबा के दरमियान मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक कार आपके सामने मौजूद हैं, तो जरा 1 बाय 1 आपने हमें सारा प्रोसीजर समझाना है कि आपकी आंख क्या देख रही है, कैमरे की आंख किस तरह से उस चीज को अक्सबंद कर सकती है, ये कितने टाइम में बनाई गई, ये चलेगी किस तरह से, इसके क्या क्या इस्तेमाल है, सिचुएशन किस तरह से है, पेट्रोल की बढ़ती कीमत के पेश नजर हम किस तरह से देख सकते हैं कि एक जो आम इंसान है जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर वो किसी भी छोटी सी कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करता है तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी और कितने पैसे लगेंगे, बैटरी कितनी है, वो गाड़ी की स्पीड क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती। एक बार चार्ज करने से कितना दूर गाड़ी जाएगी, तो प्लीज शाहिद साहब ये सब कुछ हमें बताइएगा। थैंक यू शुएब और ज़रियाब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की इस वक्त जो खुशी है वो भी दीदनी है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी और इतने सारे सवाल आपने मुझसे पूछे। यकीनन ये सारे सवाल मैं इनके सामने रखूँगा और ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कराची के नौजवानों का। बिलखुसूस अगर मैं यहाँ पर ये नाम लेता चलूँ उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ के तलबा ने काम अंजाम दे दिया है और इनका कहना ये है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के मद्देनज़र रखते हुए, इसके पेश नज़र हमने ये कारनामा अंजाम दिया है। आपने आज तक ये तो सुना होगा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स इंपोर्ट हो रही हैं, बाहर से आ रही हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं और उसमें कम कैपेसिटी होती है, मगर आज ये चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कराची में मेहरान कार, जो कि बहुत दिहाइयों से पाकिस्तान की मार्केट पर राज कर रही है, उसको किस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट किया है। आज ये बराह रास्त आपको कारनामा दिखाते हैं। आपको स्टूडेंट से ही मिलवाएंगे, उस गाड़ी का मुआयना भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे उन शख्सियत से जो कि इस सारे प्रोग्राम के हेड करते हैं और उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर आबिद करीम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस गाड़ी के मुतालिक और इस इन्वेंशन के मुतालिक कुछ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम जानना ही आपसे चाह रहे थे कि जिस तरीके से आपने ये गाड़ी बनाई है, आपकी सरपरस्ती में स्टूडेंट्स ने ये कारनामा अंजाम दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आइडिया था, किस तरीके से आपने इसको अंजाम दिया? देखिए, पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और जो डेफिसिट चल रहा है हम फाइनेंशियल, उसी वजह से हम चाह रहे थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पे लेके आएँ इसको। इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पावर कंजम्पशन मिनिमम है। अगर हम पर किलोमीटर के हिसाब से लगाएं तो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी इज़ मच फीजिबल। अगर मैं इसकी क्लाइमेट चेंज जो आजकल बातें हो रही है उस हिसाब से बात करूँ तो हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, बैटरी ऑपरेटेड, जो पॉल्यूशन फ्री हो। और शहर के अंदर जो जहाँ कंजेशन आ रहा है, जहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, वहाँ भी ये गाड़ी आइडियल है, क्योंकि जब ट्रैफिक जाम में होंगे तो ये गाड़ी मोटर नहीं चलेगी तो इसमें फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा होगा, तो इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अच्छा, हम बात करें आजकल ना बिलियन ट्रीज़ की, तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी
2 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ी 1 बिलियन ट्री जितने हेल्प कर सकती है हमारे लिए। तो हमारा असल मकसद ये था कि पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो दुनिया भर में तो है लेकिन पाकिस्तान में अभी तक आई नहीं है, ठीक है। हमारा मसला कॉस्ट है और क्वालिटी, दोनों का हमने कंप्रोमाइज़ किया है। हमने मेहरान कार को लिया, ये पाकिस्तान की सबसे मशहूर कार है, सबसे फेमस कार है, जिसके मैकेनिक हर गली में मिल जाएंगे। इसको हमने कन्वर्ट किया है कि हमें पार्ट्स का मसला ना हो, और पीछे हमने इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी है, जिसका एक्सपर्टीज़ हमारे पास है। हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारा रेंज ऑफ कार्स गाड़ीज़ है हमारे पास ना, तो उसको आप देख सकते हैं सबको एक एक करके। अच्छा, एक बात तो आपने मुझे बहुत अच्छी बताई कि आपने जिस तरीके से इसको बिलियन ट्रीज़ के साथ कनेक्ट किया, इसका मतलब यूज़र फ्रेंडली तो ये है। अब मुझे आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा कि कहाँ से आपने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं। तो ज़रा फ्रॉम द स्टार्ट हम इस बात करते हैं और फिर उसके बाद हम मेहरान पे आएंगे। अच्छा, मैंने B85 में किया था, उसके मैंने के इलेक्ट्रिक PIA में जॉब की, फिर स्कॉलरशिप पे बाहर चला गया, PhD की। मैं फिर पोस्ट डॉक्टर US भी गया, मैं फुल ब्राइटर भी हूँ। मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी में काम किया, मैंने NED यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम किया, बहरिया यूनिवर्सिटी में, इकरा यूनिवर्सिटी में। मैंने जब उस्मान में आया तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। हमारे मरहूम डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने हमें कहा जो करना है करें। उनको अल्लाह जन्नत नसीब कर, उनको शहीद कर दिया 11 जून को इसी साल। तो उन्होंने हमें बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ था, हम 24 घंटे यहाँ काम कर सकते। तो हमारे बच्चे सारी रात जाके यहाँ काम करते हैं, यहाँ फैसिलिटी, ठीक है। जब हमें फैसिलिटीज़ मिली, हमें इंकरेजमेंट मिला, तो हमने काम करना शुरू किया। पहले हमने एक शटल को चेंज किया, एक सुजुकी पिकअप लेके उसका चेसिस लेके उस पर एक पूरी शटल बना दी हमने ना, जो चलती रही, काफ़ी अर्सा चली भी है, हमारी एग्जीबिशन में गई है। देन आई हैव माई ओन इलेक्ट्रिक कार, जो पीछे नज़र आएगी थोड़ी देर बाद आपको। आई ड्राइव इलेक्ट्रिक कार, मैं इसको 2016 से चला रहा हूँ। तो हमने फिर रक्शे भी कन्वर्ट किए, हमने साइकिल भी बनाई। तो हमने फिर सोचा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी पे हाथ डाला जाए, तो टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है दिन ब दिन ना, तो हमने फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी पे हाथ डाला इस पर। तो अल्लाह शुक्र है, बच्चों ने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। पिछले 1 महीने से जाग रहे हैं यहाँ पे, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं 1 महीने से। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी मेहनत की और अच्छी काविश नज़र आ रही है। ज़बरदस्त। शाहिद, ये तो ज़ाहिर सर के ने अपने हवाले से भी बताया है, माशाल्लाह सर का इतना एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं चाह रहा था ज़रा, यूँ तो बहुत सी गाड़ियाँ आपके आसपास हैं, लेकिन वो गाड़ी, वो छोटी वाली गाड़ी जो कि अब नई तो नहीं आती, लेकिन फिर भी हम बॉस कहते हैं उस गाड़ी को, उस गाड़ी को उन्होंने इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट किया। ज़रा वो गाड़ी दिखाएं, बैटरी कितनी है, स्पीड क्या होती है, और बच्चों से भी ज़रा बात कराएं, बच्चे क्या कहते हैं जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने मेहनत की है। ठीक है शुएब, मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ, मैं वो गाड़ी भी दिखाता हूँ, और यहाँ पे और गाड़ियाँ भी इसके साथ खड़ी हैं। मैं सब गाड़ियाँ आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जी ज़रा मुझे ये गाड़ी दिखाइएगा, इसके अंदर अभी इस वक्त कौन सा इंजन लगा हुआ है। और ये देखें, अगर हमारे कैमरा में सिकंदर दिखा सकें तो देखें, ये बिल्कुल वही मेहरान गाड़ी है जो कि आज से सालों से पाकिस्तान की मार्केट पर राज कर रही है, और एक इकनॉमिक गाड़ी और एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान की, आदमी की गाड़ी कहलाती है। आप देखें, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है। और उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वालों का, यहाँ के स्टूडेंट्स का और यहाँ पे जो इनके टीचर्स हैं, हेड है, उनका ये कहना है कि हमने इसका इंजन नहीं निकाला है। जब इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी या बैटरी अवेलेबल नहीं होगी तो हम इसको मैनुअली स्विच कर देंगे, तो ये वापस अपने इस इंजन पर आ जाएगी। और अगर हम इसके बैक साइड की बात करते हैं तो इसकी बैक साइड पे वो तमाम सिस्टम लगाया गया है शुएब, जो कि इसको एक हाइब्रिड कार में कन्वर्ट करता है। सिकंदर इसको दिखाएंगे। और ये देखें आमतौर से जहाँ पर हमारे यहाँ इन गाड़ियों में CNG लगी होती है, यहाँ पर इन्होंने ये सिस्टम लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। इस सिस्टम के मुतालिक बात करेंगे, पहले अपने नाज़रीन को इस सिस्टम दिखा लें। शाहिद, मैं चाह रहा था कि आप इस सिस्टम की प्राइस जरूर पूछ के बताएगा। हो सकता है मैं और ज़रियाब भी इरादा बांध लें कि आज ही जाके अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करना है, और क्या पता इन बच्चों से राब्ता करना पड़ जाए। You never know। लेकिन एक गाड़ी आपने दिखाई, चूंकि और गाड़ियां भी हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जो सिस्टम लगाया हुआ है, जस्ट इन केस बैटरी डाउन हो जाएगी तो आपने उसे स्विच करना है और आपकी पेट्रोल पर गाड़ी चलेगी। तो शायद जरा ये बच्चों से पूछ के बताएं, अगर कोई ये सेगमेंट देखने के बाद ये सोच रहा है कि अपनी गाड़ी भी उसने कन्वर्ट करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बिकॉज जाहिर है जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो अभी महंगी हैं, और गवर्नमेंट कोशिश जरूर कर रही है सब्सिडी देने की ताकि वो गाड़ियां सस्ती हो जाएं, लेकिन अपनी गाड़ी कन्वर्ट करनी हो, सिस्टम लगाना हो, बैटरी लगानी हो, कॉस्ट क्या आती है? एग्जैक्टली शुएब, बिल्कुल बताता हूं मैं। डॉक्टर साहब, मुझे इनिशियली अगर आप इसकी कॉस्ट के मुतालिक बताएं तो फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट से भी बात करूंगा। क्या कॉस्ट है इसकी, कितनी लाइफ है और अफोर्डेबिलिटी क्या है? देखिए, पहला पीस जो बनता है हमेशा महंगा पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम दोबारा बनाना चाहें तो कॉस्ट 2.5 लाख से 3 लाख पड़ेगी। डिपेंड करता है कौन सी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नीचे आप देखेंगे तो मोटर, हमने मोटर सेम रखेंगे,
लेकिन बैटरी चेंज हो जाएगी तो हमारी कॉस्ट ऊपर नीचे चलती जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने होनहार तालिब इल्म है जिनका इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक करके यहाँ पर शाहिद, आप इससे पहले कि इन बच्चों से बात करें, चूंकि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी ऑडियो में, तो हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। थोड़ा सा वेट आप प्लीज कीजिएगा, चूंकि ज़ाहिर हम चाह रहे हैं कि जो इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप लेकर आए, इतनी प्यारी खबर आप लेकर आए, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये सेगमेंट ऐसा है कि बहुत लोगों की दिलचस्पी इसमें होगी, चूंकि ज़ाहिर है सब चाहते हैं पैसे बचाना, सब चाहते हैं जेब पर भारी कुछ ना हो। तो इस टेक्निकल इशू को हम जरा एड्रेस करते हैं, जब तक नाज़रीन को हम लेकर चलते हैं मरगज़ार। यस, स्वात, यहाँ व्हाइट पैलेस से मरगज़ार, खूबसूरत ये महल है, खूबसूरत महल की कहानी अपनी, लेकिन वहां से हम ढूंढ के लाए एक और प्यारी सी कहानी, आपको दिखाते हैं। जनाब, मैं आज मौजूद हूँ एक ऐसी खूबसूरत मकाम पर, एक ऐसी खूबसूरत जगह पर कि जिसे एक महल कहा जाता है। ये जो महल आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये इंतहाई सफ़ेद है। अभी सफ़ेद क्यों है, हमने इस पर भी बात करनी है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस महल की तामीर में जो पत्थर, जो संगमरमर इस्तेमाल किया गया, वो जयपुर इंडिया से मंगवाया गया था। ये वही पत्थर है जो कि इंडिया में मौजूद ताजमहल की तामीर में इस्तेमाल हुआ था। पाकिस्तान के खूबसूरत शहर जिसे स्वात कहा जाता है, ये स्वात में वाक़ है। स्वात का एक इलाका मरगज़ार, तो ये मरगज़ार की खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान मौजूद है। ये जन्नत जैसी वादी, ये जन्नत जैसा नज़ारा वाइट पैलेस कहलाता है, और अब आप देख भी सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ इसकी तारीख़ के हवाले से भी बात करते हैं। तो इसकी तारीख़ के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ना सिर्फ इससे हमारी इस्लामी और मजहबी तारीख़ी विरसा जुड़ा हुआ है, बल्कि जो बुद्ध मत और गंधारा जैसी तहजीबें हैं, सकाफ़तें हैं, वो भी इससे वाबस्ता है। लेकिन ये महल तामीर क्यों हुआ था? तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ, और वो सवाल का जवाब कुछ ये है कि रियासत सवात की बानी मियां अब्दुल वदूद साहब, उन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियों को गुजारने के लिए, अपने अहले खाने के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इस शाहकार को तख्लीक किया था। तो ये वो खूबसूरत पुरफ़िज़ा मकाम है कि जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ आया करते थे और रहा करते थे। ताहम अब जो ये महल है वो सयाहों के लिए खोल दिया गया है। ये एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर लोग आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और अपना मौसम, अपनी खूबसूरत यादें, अपने खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख में अक्स बंद करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का हुस्न कुदरत ही जानती है। बाज़ औक़ात बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम चाहते हैं कि हम उन्हें अपने कैमरे में अक्स बंद कर सकें, लेकिन इंसानी आँख, जो फितरत का हुस्न है, उसे किसी कैमरे में समोया नहीं जा सकता। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जितनी भी रिकॉर्डिंग है हम आपको ज़रूर दिखाएं ताकि आप लोग इससे महसूस हो सकें, लेकिन सिर्फ कैमरे की हद तक नहीं। कोशिश करें कि इन जैसे खूबसूरत मकामात को आप पर्सनली आकर विज़िट कर सकें। लेकिन इनको आप विज़िट कैसे कर सकते हैं, इनकी बुकिंग्स कैसे होती हैं, कौन है जो उसका ख्याल रखता है, ये कुछ सवालात हैं। लेकिन इन सवालों के जवाबात मेरे साथी एंकर शुएब देंगे, जो भी इधर कहीं घूम फिर रहे होंगे, क्योंकि वो शायद गुम ना हो गए हो। यहाँ पे जो सेब है उनके दरख्त मौजूद है। ज़रियाब, मैं बिल्कुल घूम फिर तो रहा हूँ, लेकिन अब मैं आकर यहाँ पर एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ बैठ गया हूँ जिनकी कहानी 30-31 साल पुरानी है। ये मैनेजर है यहाँ के सुलेमान खान साहब। पहले एक बार मिलने आया था, मुलाकात उस वक्त नहीं हो पाई थी, आज मुलाकात हो गई है। अब जो मैनेजर हैं 31 साल पहले मैनेजर नहीं थे। किस पोस्ट पर यहाँ आए थे, तरक्की के जीने कैसे चढ़ते चले गए और मैनेजर बन गए, उनकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। सुलेमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सुलेमान साहब,
सुन रखी थी मैंने आपकी कहानी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीटीवी के नाजरीन को आज हम आपकी कहानी सुनाएं। मुझे बताएं 31 साल पहले जब आप व्हाइट पैलेस आए, क्या जॉब किया आपने उस वक्त? मैं एक वेटर के हेल्पर के जॉब के लिए आया था। वेटर के हेल्पर की जॉब के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, वेटर के हेल्पर की जॉब के लिए उस वक्त क्या आपकी तनख्वाह थी या डेली वेजेस पे थे, क्या था? मैं उस वक्त सैलरी जो मुझे दी 800 रुपए सैलरी पूरे महीने की? पूरे महीने की। 31 साल पहले आप आए, वेटर को असिस्ट करने आए, 800 रुपए आपकी तनख्वाह, फिर वो तनख्वाह बढ़ी? एक सीजन के बाद 100 रुपए बढ़ी, 900 रुपए हो गई। 900 रुपए हो गई। यानी 31 साल पहले आप आए, 800 रुपए तनख्वाह थी, फिर 1 साल बाद तनख्वाह 900 रुपए हो गई। कितना अरसा इसी तरह तनख्वाह चलती रही? 2-3 साल पे वही चलती रही। अच्छा, फिर वेटर फिर तरक्की हुई, वेटर बन गए। अच्छा, वो कितने साल रहे? 2-3 साल फिर वेटर पे काम किया। अच्छा, फिर हेड वेटर बन गए 1-2 साल, फिर F&B सुपरवाइजर बन गए। अच्छा, फिर 2-3 साल इस तरह चल रहा, तो फिर रिसेप्शन पे आ गए। अच्छा, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, अभी मैनेजर। अब मैनेजर बन गए। मैनेजर बने कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए, 6 साल हो गए तकरीबन। माशाल्लाह। कितना बेहतर महसूस करते हैं आप? क्या सोचा था कभी कि जिस होटल में आप एक वेटर को असिस्ट करने के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट की जॉब आपको मिल रही है, 800 रुपए तनख्वाह होगी, उसी होटल में, उसी जगह पर, उसी महल में आप मैनेजर बन जाएंगे? जी, ये तवक्को तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला से करम से और वालिदैन की दुआओं के बेशक। कभी बीच में ऐसा हुआ सोचा कि चलो छोड़ देते हैं ये जॉब, कहीं और चलते हैं? सर कुछ, लेकिन इस तरह ये रिज़्क़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं, जहाँ अल्लाह रिज़्क़ लिखते। आप यहीं के हैं? मैं इधर सवात के लोकल। सवात के लोकल हैं आप? कहाँ रहती है आपकी फैमिली? मिंगोरा शहर के साथ नज़दीक एक उड़ीग्राम गांव है। उड़ीग्राम में रहते हैं वो? कितने अरसे बाद जाते हैं? हफ्ते के बाद। सलमान साहब, आप मुझे बताएं कि ज़ाहिर आप ही हैं यहाँ पर जो सारा इसको मैनेज कर रहे हैं, क्या इन्फ्लक्स है? टूरिस्ट कितने यहाँ पर आते हैं? किन महीनों में ज़्यादा आते हैं? सर यहाँ पे जो ये दिसंबर जनवरी में बर्फबारी होते हैं तो फिर भी लोग आते हैं। अच्छा। ज़्यादातर ये जून जुलाई अगस्त गर्मियों में लोग आते हैं। आजकल तो ये कि काफ़ी सीज़न में काफ़ी सारे लोग विज़िट के लिए भी आते हैं और स्टे के लिए भी आते हैं। अच्छा। तो डेली तकरीबन 1500-2000 तक लोग घूमने फिरने के लिए भी आते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताएं, बल्कि वीकेंड पे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मौसम चूंकि यहाँ का बड़ा खूबसूरत रहता है, इसलिए भी लोग यहाँ पर आकर रहना पसंद करते हैं। हमने भी स्टे किया, बड़ा कंफर्टेबल स्टे था। मुझे सलमान साहब ये बताएं, कितने रूम्स हैं यहाँ पर? स्टे के लिए क्या प्रोसीजर है? क्या ऑनलाइन बुकिंग होती है, टेलीफोन पर होती है, या यहाँ आकर ही बुकिंग? ये कि हमारे पास 15 रूम्स है। अच्छा, ऑपरेशनल है। और ये कि ज़्यादातर गर्मियों में तो रश होते हैं, तो पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। अच्छा। बाकी वैसे वीकेंड के अलावा जब आके तो रूम मिल सकते हैं। मिल जाते हैं। जी। अच्छा, इस जगह के आसपास क्या कुछ है? कोई टूरिस्ट यहाँ पे आएगा इस वाइट महल के बाद कहाँ कहाँ जाएगा? सर एक ये है कि आप स्टे वगैरह करते हैं तो ये जो ट्रैक बना हुआ है इस पे भी जा सकते हैं। 5-6 किलोमीटर ट्रैक, पैदल ट्रैक बना हुआ है। इल्म के पहाड़ की जानिब। ठीक है। तो आधा घंटा लोग जा सकते हैं, सुबह के टाइम पे वॉक पे ट्रैक पे जा सकते हैं। बाकी ये चश्मे पे भी पानी है जो, तो जब अपचारा वगैरह भी है तो लोग इंजॉय करते हैं। आप खुद कितना अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि एक शख्स ने 31 साल यहाँ गुजार दिए? सर मैं तो बचपन ही में गुजरे थे, मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या एज थी जब यहाँ आए थे? तकरीबन 18-19 साल। शादी हुई थी उस वक्त? नहीं, शादी बाद में। शादी बाद में। क्या बात है, शादी यहीं तो नहीं हुई थी? नहीं, तो गाँव में होती है। क्या शादियाँ होती है ना? शादियाँ होती है, बिल्कुल। अभी भी होती हैं? अभी भी होती है, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है कोई फैमिली आए, आप यूँ कहिए कि कोई बाहर से आए, किसी और मुल्क से आए, और वो फिर आपको कहे कि कितनी खूबसूरत जगह है ये, मैं तो खो गया हूँ इसके शहर में? सर लोग तो आके इंजॉय करते हैं, क्योंकि पुरसकून जगह है, तो लोग बहुत यहाँ पे तो अच्छा ख्वाहिशात अच्छी खूबसूरत जगह है, बिल्कुल। क्योंकि बादशाह साहब ने बनाया तो ज़ाहिर जगह मुंतखब की, तो यहाँ पे तो मिंगोरा से यहाँ पे मौसम के भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो और स्मूथ रोड है, आना भी आसान है, बिल्कुल। मार्केट्स भी हैं, बाहर मार्केट है, अंदर भी मार्केट है। सकाफत यहाँ पे आपको नुमाया नज़र आती है। आप मुझे ये बताएं सर कि कोई शिकवा भी है आपका टूरिस्ट से? सयाह जो यहाँ पर आते हैं, कोई शिकवा भी है आपका उनसे? नहीं सर, ये कि हम कोशिश करते हैं कि ये गेस्ट हमारे यहाँ से खुश चले जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता? क्योंकि मैंने देखा जगह जगह लिखा हुआ आपने कि फल मत तोड़ें, चूँकि यहाँ पे सेब भी है, जैसा ज़रिया बता रही थी, यहाँ पर और फ्रूट्स भी हैं। तो मैं भी जब आया तो मेरा दिल तो यही चाहता कि वो लाल लाल से सेब तोड़ लूँ, लेकिन लिखा हुआ था कि फल तोड़ना मना है। ये बोर्ड लगे हुए। तो ये ज़ाहिर है जो भी बच्चे तो करते हैं, बच्चे पापा ने कुछ कहते तो नहीं है? हम तो मना तो करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चे किसी की नहीं सुनते। तो जी थैंक यू सर, थैंक यू
यू वेरी मच, खुश रहें। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी कहानी थी जो कि हमें ये बताती है, बल्कि सिखाती है कि मेहनत में अज़मत है। ये सिखाती और बताती है कि आप सिर्फ अच्छी लगन के साथ, सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, रास्ता अल्लाह आपको दिखाता चला जाएगा। एक ऐसा शख्स जो यहाँ पर 18 साल की उम्र में आया था, 31 साल पहले आज से, 800 रुपये तनख्वाह थी, वेटर को असिस्ट करने आए थे, आज यहाँ के मैनेजर हैं। कितने फ़ख्र की बात उनके लिए, कितने फ़ख्र की बात हमारे लिए है कि हमारे अंदर ही, हमारे आसपास ही ऐसी कहानियाँ हैं जो कि इस तरह से यकीन रखती हैं मेहनत पर, यकीन रखते हैं कि रिस्क अल्लाह ने देना है, और अगर रिस्क लिखा है कि यहीं से मिलना है तो फिर यहीं से मिलना है। अच्छा, मैंने तो इनसे मुलाकात कर ली, इनका मैंने इंटरव्यू कर लिया, लेकिन ज़रियाब लगता है अब ज़रियाब किसी दरख्त के साए में, या तो ज़रियाब खो चुके हैं नज़ारे में। तो ज़रा देखते हैं ज़रियाब क्या कर रही हैं। घूमते फिरते मैं इस बरामदे में पहुंची हूं और यहाँ पर कुछ तस्वीर लगी हुई हैं। ये तस्वीर उन शख्सियात की हैं कि जिनसे अब्दुल वदूद साहब की मुलाकात भी हुई, और वो शख्सियात भी हैं कि जिन्होंने यहाँ पर आकर उस कमरे का इस्तेमाल किया, वहाँ पर आकर क़याम किया कि जहाँ पर बताया जाता है अब्दुल वदूद साहब अपनी छुट्टियाँ गुजारा करते थे। इनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान साहब भी शामिल हैं। ये भी बताया जाता है कि बरतानवी मलका, उन्होंने भी आकर अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन यहाँ पर गुजारे हैं। और तो और हमारे मौजूदा सदर और उनकी अहलिया मिस्टर एंड मिसेस अलवी, वो भी यहाँ पर आके रुके थे और ठहरे थे। हमने करवाई आपको व्हाइट पैलेस की सैर। उम्मीद करते हैं कि जब भी आप लोग वेकेशन मूड पर होंगे तो कोशिश करेंगे कि स्वाद का ट्रिप आप लोग प्लान कर सकें और जाके व्हाइट पैलेस में कुछ दिन गुजार सकें। घर थे वहां पर, कुछ कमरे मौजूद थे वहां पर जाके बुकिंग्स करवा सकते हैं। बड़ी इकोनॉमिकल बुकिंग है, तो आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर साहब बाबा ब्रेक का कह रहे, लेकिन ब्रेक से पहले कुछ ऐसा है जो कि हम आपको बता के उस ब्रेक को कंटिन्यू करेंगे। एग्जैक्टली जी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो कहानी अधूरी है वो आपको सुनाएंगे। कैसे अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, कितना खर्चा होगा, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, सब कुछ बताएंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हमने आपसे जिक्र किया था कि एक ऐसी कहानी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। कराची के होनहार तलबा जिन्होंने एक नहीं कई गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट किया। बॉस गाड़ी, छोटी गाड़ी, वाकई बॉस की तरह अब हमें सड़कों पर नजर आएगी। अब हमारे दो बुनियादी सवाल थे। एक तो ये खर्चा कितना आता है एक गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा ये, अगर एक बार आपने बैटरी चार्ज कर ली, स्पीड क्या है और कितना दूर जाएगी, यानी कराची से निकले तो क्या हैदराबाद तक जाएगी या उससे भी आगे जाएगी। तो इसी पर हमारे रिपोर्टर कराची में उन स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वो जो गाड़ी है वो किस तरह से परफॉर्म करती है और उससे हम किस तरह से फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो उससे पहले हम कराची जाएं, वो मेहमान, वो शख्स जो हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं, क्यों ना उनकी तरफ पहले बढ़ा जाए। एग्जैक्टली, पीटीआई की एमएनए है मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, आज हमारे इस स्पेशल सेगमेंट का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? जबरदस्त मैम, आप आई, आपने वक्त निकाला, क्योंकि अब हम ब्रेक पर हम पूछ रहे थे कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं। मैम ने कहा आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड, आई एम नॉट एन अर्ली राइजर। थैंक यू वेरी मच। समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप फिर अर्ली उठें, और चूंकि हम तो ऐसे ऐसे सवाल फिर कर रहे थे तो गेस्ट हमारे कहते हैं उस बस वो उठाया भी और फिर सवाल भी कर रहे हो। मुझे ये पता है, आज आप काफी दिनों के बाद सुबह में उठी हैं, तो अभी तक का कैसे एक्सपीरियंस रहा? मतलब नींद से उठना फिर रेडी होना कितना टफ होता है? नहीं, इतनी भी मैं लेजी और
लेट नहीं उठती हूँ, लेकिन बिकॉज कल ज़रा ट्रैवल भी किया, बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम लाहौर, इसके लिए अपना प्रेसिडेंट के एड्रेस के लिए आ रही थी, और फिर सुबह बाय रोड ट्रैवल, और वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन आई एम नॉट, आई वुड से कि इतनी भी लेट नहीं उठती हूँ। 9 बजे तक आई एम अप एंड अबाउट। लेकिन आप फिर हमारा हौसला देखें, हम 6:30 बजे उठ रहे हैं, और 6:30 बजे के बाद जो सबसे तकलीफ दे अमल है वो है मेकअप करना। आई एग्री, आई सर्टेनली एग्री कि ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो हम सुबह 4 बजे भी उठते हैं और 4 बजे अपना काम शुरू कर देते हैं इलेक्शंस के दौरान। सो वी आर पॉलिटिकल वर्कर्स। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, कल कराची कंटोनमेंट इलेक्शंस हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में, नहीं मैं तो खैर वहीं पे थी, तो मैं उस ओवरऑल में बात करूंगी। हाँ बिल्कुल से आपने कहा, तो उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। और माशाल्लाह तहरीक इंसाफ ने प्रूव किया है कि इट्स अ नेशनल पार्टी, और सारे सूबों में से हमने सीटें जीती हैं और हम लीड कर रहे हैं कंटोनमेंट के इलेक्शंस में। अल्लाह की मेहरबानी है और आवाम की सपोर्ट है। क्या बात है। आज हमारी कोशिश ये होगी मैम कि हम पॉलिटिकल बातें या तो ना करें या तो बहुत कम करें, तो आप से हम आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा, जो हम इनके बारे में जान पाए। सिंगल पेरेंट, बच्चों को इन्होंने जिस तरह से रेस किया, 3 बेटे कनाडा गए थे, फिर वो वापस भी आ गए सर्व करने पाकिस्तान को, सर्व करने नया पाकिस्तान को। तो मुनज़्ज़र साहिबा, सबसे पहले थोड़ा सा अपनी इस जर्नी पर आए। बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, 3 बच्चे, और लड़कों को वैसे भी कहते हैं रेस करना खासा मुश्किल होता है, लड़के काबू नहीं आते, तो आपने कैसी तरबियत की, फिर वो बाहर जाना, उनका फिर वापस आना, एंड अब प्रोफेशनल लाइफ में वो क्या क्या कर रहे हैं? देखिए इसमें देयर इज नो डाउट, बच्चों को रेस करना कोई आसान बात नहीं होती है, और मैं समझती हूँ कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक माँ की, एक औरत की शादी के बाद होती है, वो एज अ मदर होती है, और पहला स्कूल बच्चों का जो होता है लर्निंग का, वो माँ होती है। और अगर माँ टाइम, जितना ज़्यादा टाइम दे सके उनकी ग्रो करते वक्त, तो आई थिंक वो एक, आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी ज़िंदगी में आपकी अचीवमेंट होती है कि अगर आप उनको टाइम दें, उनको गाइड करें, उन्हें वैल्यूज़ बताएं, उनको रिलीजन के मतलब बताएं, सारी चीज़ें, क्योंकि वो एक जहन होता है जो डेवलप हो रहा होता है, और उस जहन के अंदर जब आप ऐसी चीज़ें बच्चों को बताते हैं तो वो हमेशा रहती हैं। और वैसे भी अगर देखें तो लड़के बेटे जो होते हैं वो माँ के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, और जो बॉन्डिंग उस एज में होती है या बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ जो होती है वो उसी एज में और उसी में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सो आई हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद माय बॉयज, माशाल्लाह, दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट। लेकिन रिस्पेक्ट के साथ साथ ये बताएं, सबसे ज़्यादा शरारती कौन था आपके? मेरा मिडिल वाला बेटा था और मुनीब उसका नाम है, वो सबसे शरारती है और सबसे विटी भी है, और जहाँ वो बैठता है वहाँ रौनक हो जाती है। बड़ा और छोटा ज़रा सीरियस है और कम गुफ्तगू करते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन माशाल्लाह वो भी दे आर वेरी वेल बिहेव्ड माशाल्लाह। जब हम बात करते हैं बच्चों की तरबियत की, बच्चों को रेस करना, क्योंकि ज़ाहिर है बीइंग अ सिंगल पेरेंट ये एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो थोड़ा सा बताएं किस किस मामले में अगर हम आपको लेकर जाएं, थोड़ा सा आप बैक फ्लैश करें, किस बेटे ने थोड़ा तंग किया या किस बेटे को आपको ज़रा लगा कि अच्छा थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी इस पे? बड़े दोनों को। सीरियसली? बड़े दोनों, क्योंकि उनका एज डिफरेंस कम था और वो शरारतें जो थी वो उनकी इकट्ठी होती थी, दोस्ती थी, और दोस्ती बहुत थी, और सेम एज ग्रुप, तो वो दोनों मिल के कोई ना कोई एक्टिविटी या शरारत कर लेते थे, और फिर उन दोनों को फिर मेरे से कई मरतबा मार भी पड़ी और कई दफ़ा बहुत डांट भी पड़ी, कई दफ़ा ग्राउंड भी किया मैंने उन्हें। लेकिन वो मुझे याद कराते रहते हैं कि यू आर अ वेरी स्ट्रिक्ट मॉम, और आप बहुत ज़्यादा सख्त थी हमारे साथ, और लेकिन वो छोटे ने कभी उनको देख के वो वैसे ही खौफज़दा हो जाता था, उनको देख के फिर वो शरारत ही नहीं करता था कि यहाँ तो बड़ी छोटे वाला मासूम बच्चा, मेरी ठुकाई हो तो थोड़ा सा जरा मैं पीछे बच जाऊं। मैं पीछे ही रहूं। हमारी तरफ थोड़ा डिफरेंट था, मैं सबसे छोटा था, गलती अगर बड़ा करे, बड़े को मार पड़े, हमें खामखा एक दो लग जाती थी। नहीं, वो गायब हो जाता था। अच्छा, मैं गायब नहीं होता था, इसका मतलब गायब हो जाता। जैसे कि आपने बताया ना कि बच्चों को अब जैसे संभालो, तो यहीं पे विमेन एम्पावरमेंट की भी हम तरफ आते हैं, क्योंकि यहीं पर से
एक जर्नी स्टार्ट होती है खातून की कि वो शौहर के बगैर किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करती है। मैडम साहबा, थोड़ा सा आपसे एक इजाजत चाहिए, क्योंकि कराची में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, खुद भी एंजॉय करेंगे इस चीज को, बड़े मजे की हमारे पास कंटिन्यू करते हैं हम आपके साथ। जी जी कराची में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शाहिद जहीर साहब, और वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ मौजूद है जिन्होंने अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक कार जो है वो बनाई है। तो शाहिद जरा बताइएगा कहां तक पहुंचा ये मामला और किस तरह से आप हमें मजीद एक्सप्लेन करेंगे। जो हम जानना चाह रहे थे आपसे, खर्चा कितना, स्पीड कितनी, चार्जिंग के बाद कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी? ठीक है, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमने कुछ होनहार तालिब इल्मों को भी अपने साथ गैदर किया हुआ है। आइए के बाद एक उनसे बात करते हैं। मुबश्शिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात की है मैंने इनसे, काफ़ी होनहार तालिब इल्म मुझे लगे। मुबश्शिर, मुझे बताइएगा कि कितना ख़र्चा आया है इस गाड़ी पे और इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, यानी कि ये बैटरी अगर हम अपनी गाड़ी में लगाते हैं, इसी गाड़ी में 800 सीसी में, तो कितना चल जाएगी ये बैटरी? अस्सलाम वालेकुम जी, हमने इस गाड़ी में कन्वर्ट करने में हमें 2.5 से 3 लाख का ख़र्चा आएगा और इस गाड़ी को एक दफ़ा खर्चा आ जाए तो ये गाड़ी 10 साल तक अपना सफ़र तय कर सकती है और 10 साल तक अपने चल सकती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें गाड़ी को चार्ज होने के लिए 80 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के लिए सिर्फ 100 रुपये की बिजली दरकार है और उस पर ये 80 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। और इस गाड़ी को चार्ज होने के लिए हमने बहुत आसान सिस्टम बनाया है, जिस तरह ईवी की चार्जिंग स्टेशन नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं। हमने क्योंकि पाकिस्तान में ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमने क्या करा है कि हमने हाउस होल्ड एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हुए हमने एक नॉर्मल हाउस होल्ड प्लग लगा दिया, जिसके ज़रिए हम इजीली अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और गाड़ी को इससे चार्ज होने के लिए 5 घंटे दरकार है फुल चार्ज होने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी कि इनको इस गाड़ी को चार्ज होने के लिए 5 घंटे दरकार होते हैं। सिर्फ 2.5 लाख रुपए में आप अपनी गाड़ी, इस नौइयत की गाड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक खास चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये देख सकते हैं, इसमें मेरे कैमरामैन सिकंदर अगर दिखाएं तो ये देखें, जहाँ पर से हम अपना टैंक रिफ्यूल करवाते हैं वहाँ पर इन्होंने एक वायर दिया हुआ है। बहुत नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा ये प्लग है, आप इसको प्लग इन कर सकते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस इसलिए नहीं है कि आपने किसी स्टेशन पे नहीं जाना है, किसी इलेक्ट्रिक स्टेशन पे नहीं जाना है और वहाँ जाके आपने इसको चार्ज नहीं कराना है। एक स्टूडेंट और मेरे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ शहीर आरिफ। सर बेसिकली अगर आप हमारे प्रोजेक्ट को देखें तो हमने इसको इलेक्ट्रो ड्राइविंग मोटर में कन्वर्ट किया है। जैसे बेसिकली आप देखते हैं मेहरान, कॉमन जो मेहरान होती है वो होती है फ्रंट व्हील ड्राइव, ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट करके रियर व्हील